Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastava. As you know, we have started a series on modern history of India. This is lecture number 3. In this lecture, we will talk about the advent of Europeans in India. हमने लास्ट लेक्चर में इसका पार्ट 1 कवर किया था. दिस इज पार्ट 2. इस लेक्चर में हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में जैसे ब्रिटिशर्स एंड पोर्टुगीज कवर किया था. इन द सेम वे वी विल कवर डच, डेन्स एंड फ्रेंच. ये तीन यूरोपियन कंट्री और थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्रिएट की थी. उनके अलग अलग सेंटर्स थे बट दे वे आर नॉट सक्सेसफुल लाइक ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स ही इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे, तो उन्हीं को हम लोग जो है गो थ्रू करेंगे. लास्ट लेक्चर में पोर्टुगीज़ के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया था जो थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो वाइस रॉय थे पोर्टुगीज के. ये फर्स्ट वाइस रॉय थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी. लास्ट लेक्चर में मैंने उसको इंक्लूड कर दिया था कि आपका जो अल्फांसो डी अल्बरक्यू ने उसको स्टार्ट किया था, लेकिन अल्फांसो डी अल्बरक्यू ने उसको रिवर्स कर दिया था. जो ब्लू वाटर पॉलिसी मैंने आपको बताया था, जो टोल्स वगैरह हुआ करते थे जो इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के ऊपर इन्होंने एक तरीके से अधिकार बना के रखा था, वो पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है स्टार्ट की थी और उसको रिवर्स किया था अल्फांसो डी अल्बरक्यू ने. ये चीज़ आप बस उसमें चेंज कर लेंगे, बाकी सभी चीज़ें ठीक है. और उनका एक मेन रीज़न जो मैं बताऊं उसके पीछे ये था कि पोर्टुगीज़ नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री जो है वो इंडिया के ऊपर आए और अपने ट्रेड रिलेशंस जो है वहाँ पर बना सके, इसलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इस्टेब्लिश की थी. और इसके बहुत सारे रीजंस थे क्योंकि यूरोपियन मार्केट में स्टोरीज फैल गई थी कि इंडिया काफ़ी प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है. जो 1 रुपये की चीज़ यहाँ खरीदने पर वहाँ 100 रुपये तक कमा ले रहे थे. तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के कारण पोर्टुगीज़ का ये मेन अप्रोच था कि कोई दूसरी कंट्रीज ना आए. तो उन्होंने इंडिया का मैप तक शो नहीं किया था. ये तो बाद में 1492 में मैप जो है उनका रिलीज हुआ, लीक हुआ एक तरह से, और फिर दूसरी कंट्रीज आई हैं. तो उसी फॉर्म में हम आगे देखेंगे. तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर से बता दी है. इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे डच के बारे में. डच जो है ये हॉलैंड नीदरलैंड को ही कहा जाता था. तो ये नीदरलैंड से आए थे, जो एम्स्टर्डम कैपिटल सुनी होगी जिसकी आपने, तो उनके बारे में हम बात करेंगे डच के बारे में. तो डच के बारे में बात करें तो द पीपल ऑफ हॉलैंड जो प्रेजेंट नीदरलैंड्स है आर कॉल्ड डच एंड द डच वर द नेक्स्ट इन द लिस्ट टू देयर फीट इन इंडिया. और बेसिकली ये कहा जाता है कि इन्होंने ही पोर्टुगीज़ का जो इंडिया के आने के लिए जो मैप था उसको लीक जो करवाया था. कुछ पैसे देकर इन्होंने ये मैप खरीद लिया था किसी के थ्रू, और फाइनली इनको जो है एक ट्रेड रूट पता चला था इंडिया की तरफ आने का. हिस्टोरिकली डच हैव बीन एक्सपर्ट इन सी ट्रेड. ये सी ट्रेड में काफ़ी एक्सपर्ट थे. और 1602 में डच फॉर्म यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स. इन्होंने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स फॉर्म की. इट गॉट द परमिशन फ्रॉम डच गवर्नमेंट टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज इंक्लूडिंग इंडिया. तो बेसिकली इन्होंने परमिशन भी ले ली थी डच गवर्नमेंट से कि वो आपका पर्टिकुलरली ईस्ट इंडीज जो इंडिया का पार्ट है वहाँ जाकर ट्रेड कर सकते हैं. तो ये 1602 में इनको जो है परमिशन मिली है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम. ये मसूलीपट्टनम आज की डेट में आंध्र प्रदेश में ही है, अब इसका नाम मछलीपट्टनम हो गया है. तो बेसिकली मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्टैब्लिश किया था 1605 में. और सब्सिक्वेंटली दे ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग सेंटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में थी, और उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स ओपन करना स्टार्ट किए थे. डच सूरत एंड डच बंगाल्स वेर एस्टैब्लिश इन 1616 एंड 1627 रिस्पेक्टिवली. तो ये जो है बेसिकली इन्होंने सूरत में भी इस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री, और एज वेल एज बंगाल में भी इस्टेब्लिश किया 1616 और 1627 में. द डच कॉन्कर्ड सीलॉन. सीलॉन जो है ये यूरोपियंस श्रीलंका को सिलोन कहते थे फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1656. तो पोर्टुगीज का जो है 1656 तक सिलोन पे, मतलब श्रीलंका के भी कुछ पार्ट्स पर रूल था जो ट्रेडिंग के लिए उन्होंने स्टैब्लिश किया था. तो उस पार्ट को जो है कॉन्कर कर लिया था डच ने. दे ऑल्सो टुक द पोर्टुगीज फोर्ट ऑफ द मलाबार कोस्ट इन 1671. और 1671 में इन्होंने जो पोर्टुगीज का किला था मलाबार जो केरला में है उस पर भी कब्जा कर लिया था. डच ग्रेजुअली बिकम अ पोटेंट फोर्स कैप्चरिंग नागापट्टनम नियर मद्रास. और इन्होंने जो है नागापट्टनम जो बेसिकली मद्रास के पास तमिलनाडु में है उसको भी कैप्चर कर लिया था फ्रॉम द पोर्टुगीज, देयर बाय एस्टैब्लिश देयर फुट होल्ड इन साउथ इंडिया. तो बोला जाए दक्षिण भारत में डचों ने अपना डंका जो है वहाँ पे साबित कर दिया था और काफ़ी लोगों को हरा दिया था. मतलब पोर्टुगीज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करने का काम किया था डच ने. इन इकोनॉमिक टर्म्स दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट थ्रू बिजनेस मोनोपोलाइजिंग इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस. बेसिकली जो काली मिर्च और स्पाइसेस थे इनमें इनने मोनोपोली जो है एकाधिकार जो है वहाँ पे स्थापित कर दिया था, मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी. तो इनको काफ़ी प्रॉफिट मिलने लगा था क्योंकि साउथ इंडिया पे जो था वो पोर्टुगीज का ही पहले
पहले स्टैब्लिशमेंट था, क्योंकि पोर्टुगीज ही फर्स्ट कंट्री थी इस समय तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो इनके एक ही राइवलरी थी, वो थी किसके साथ, पोर्टुगीज के साथ थी। तो बेसिकली इन्होंने पोर्टुगीज के जितने भी सेंटर्स थे उनको धीरे धीरे साउथ इंडिया से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया और वहां पे अपनी मोनोपोली जो है स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो मेजर इंडियन कमोडिटीज ट्रेडेड बाय डच जो थी वो कॉटन थी, इंडिगो, नील जिसको कहा जाता है, सिल्क, राइस और ओपियम, इन चीज़ों को ये मोस्टली ट्रेड करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इनका कॉइन है, जो बेसिकली ये 1745 के अराउंड ये कॉइन आता था इनका। डच ड्यूरिंग द स्टे इंडिया ट्राइड देयर हैंड्स ऑन मिंटिंग ऑफ कॉइनेज। मिंटिंग का मतलब होता है जो कॉइन बनाने का प्रोसेस होता है उसको मिंटिंग कहते हैं। एज देयर ट्रेड फ्लरिश दे एस्टैब्लिश मिंट्स एट कोचिन, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पौंडीचेरी और पुलिकट। इतनी सारी जगहों पे इनके सिक्के जो थे बनते थे। इवन मोर, गोल्ड पगोड़ा विद एन इमेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु का ही एक साउथ इंडिया में वेंकटेश्वर भगवान के रूप में पूजा होती है, तो वो इमेज भी थी उनकी गोल्ड पगोड़ा के ऊपर। वॉज इशूड एट पुलिकट मिंट, ये पुलिकट लेक है बेसिकली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे, वहां पे इन्होंने जो है पुलिकट मिंट बनाई थी। द कॉइन इशूड बाय द डच वेयर ऑल मॉडल्ड ऑन द लोकल कॉइनेज, ये बेसिकली जो भी मॉडल्ड होते थे ये लोकल कॉइनेजेस जो थे वहां पर इनको बनाया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये डिक्लाइन क्यों हुए, तो डच प्रेजेंस ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट लास्टेड फ्रॉम 1605 to 1825. The rise of the British power in eastern trade posed serious challenge to the commercial interest of the Dutch, leading to bloody warfare between them, and Britishers were the clear winners owing to huge resources at their disposal. तो यहाँ से सीधा सा बात आपको समझनी कि ब्रिटिशर्स इन पर हावी हो गए 1825 में, क्योंकि 1818 तक ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स को भी हरा दिया था, जैसे बंगाल पर कब्जा कर लिया था, मराठास को हरा दिया था, फ्रेंच जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर था वो भी हरा दिया था। तो ब्रिटिशर्स के बारे में तो बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको आएंगी। तो बस आप ये चीज़ याद रखिए कि डच को जो है ब्रिटिशर्स ने जो है एक तरीके से बुरी तरह से हराया है वॉर्स में, और जो फाइनली इन्होंने अपना जो ट्रेड एक्सपैंड किया हुआ था वो धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। द ब्रूटल किलिंग ऑफ सम इंग्लिश ट्रेडर्स बाय डच इन एम्बोइना इन 1623 फर्दर एग्रेवेटेड द सिचुएशन। और इसके पीछे भी कहा जाता है कि ये जो ब्रूटल किलिंग हुई थी इंग्लिश ट्रेडर्स, जो बोला जाए जो ब्रिटिश थे, इंग्लिश थे, उनको डच लोग मारने लगे थे, और इनके कई जो है लोगों को बहुत बुरी तरह से इन्होंने मारा था, और यहीं से एक राइवलरी स्टार्ट हो गई थी डच और ब्रिटिशर्स के अंदर। और अगर हम देखें तो यूरोप में भी इन लोगों के बीच में कोई तरह के अच्छे रिलेशंस नहीं थे, जो कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कारण बने, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करी थी, ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना जिसके कारण डच पावर डिक्लाइन हो गया। तो द ब्रिटिशर्स वन आफ्टर वन कैप्चर डच स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, और जितनी भी इनके सेंटर्स थे उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो फाइनली जो है ये एक टाइम पर यह भी कहा जाता है कि जो इसमें एक डच जो थे वो बेसिकली अलग अलग जगहों पे इंडिया में रूल तो कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको इतना ज़्यादा वॉर में हराया कि इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो ये लेफ्ट जो है दे लेफ्टेड इंडिया। और सेकेंडली जो थी द कंप्लीट मोनोपोली ऑफ डच ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडोनेशिया, इनका जो था वो पूरी तरह से इंडोनेशिया के ऊपर भी कब्जा था, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये इंडिया छोड़कर चले गए। एक तो ब्रिटिशर्स के साथ टेंशन भी था, और दूसरा जो था इनको इंडोनेशिया में ज़्यादा फायदा मिल रहा था, तो दे लेफ्टेड इंडिया। तो ये भी एक रीज़न आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेन्स। डेन्स जो है वो डेनमार्क के लोग हैं, इनके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इन्होंने ट्रेड में तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि डेन्स के बारे में आपको कई जगह पे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। आंसर राइटिंग में कई बार आ चुका है, तो आप उसको वहाँ पे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेन्स के बारे में बात करें तो डेनमार्क वॉज अ माइनर कॉलोनियल पावर टू सेट फुट इन इंडिया। ये डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो बेसिकली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में 1616 में स्टैब्लिश हुई थी। तो डेनमार्क जो है एक माइनर कॉलोनियल पावर जो कि इंडिया आया, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई 1616 में, यहाँ पे आपको ईयर दिख रहा होगा 1616 में, एंड दे स्टैब्लिश ट्रेडिंग आउटपोस्ट एट ट्रेंकडर। ये तमिलनाडु में आपको ट्रेंकुअडर दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने अपने ट्रेडिंग आउटपोस्ट किया था, जो सी रूट से ये आए थे, और ये तमिलनाडु के कोस्ट पर आकर इन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग आउटपोस्ट वहाँ पे क्रिएट किया इन ऑनर ऑफ देयर रूलर किंग फेडरिक। इनका एक रूलर था जिसका नाम था फेडरिक। ये फेडरिक जो 5th रूलर थे, फेडरिक 5, इन्होंने इनके नाम पर सेरमपुर वेस्ट बंगाल में 1775 में एक सेरमपुर को कब्जा किया था, एंड यहाँ पे इन्हीं के नाम पर इन्होंने कॉलोनी भी बना दी थी। ये कॉलोनी का नाम है फ्रेडरिक नागौर।
ये फ्रेडरिक नागोर जो है, इन्होंने जो बेसिकली इस्टेब्लिश किया है, कॉलोनी किया है। यहाँ पे आप एक कॉमा लगा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अ कॉलोनी कॉल्ड फ्रेडरिक नागोर इन ऑनर ऑफ देयर रूलर किंग फ्रेडरिक द फिफ्थ, सेरमपुर, वेस्ट बंगाल इन 1755। ये एक पॉइंट है कि ये आपको दिख रहा होगा मैप पे, इस मैप को थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले आकर कब्जा कहाँ किया, एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनाया ट्रैंक्यूडर, तमिलनाडु में। और उसके बाद ये फ्रेडरिक नागोर आपको दिख रहा होगा, ये वेस्ट बंगाल में एक सिटी है, सेरमपुर। ये इसको अभी श्री रामपुर भी कहा जाता है प्रेजेंट वेस्ट बंगाल में। तो सेरमपुर का नाम इन्होंने फ्रेडरिक नागोर कर दिया था इन द ऑनर ऑफ देयर किंग फ्रेडरिक। तो फ्रेडरिक के नाम पर ये बेसिकली फ्रेडरिक नागोर सिटी स्टैब्लिश की, और यही इनकी कैपिटल या हेडक्वार्टर थी ट्रेड के लिए। इसके बाद जो है इट इज ऑक्यूपाइड ट्वाइस बाय इंग्लिश ड्यूरिंग देयर वॉर। ब्रिटिशर्स ने इनके साथ भी वॉर लड़ा और 2 बार जो है इस पे कब्जा कर लिया था, वॉर विद डेनमार्क। और फ्रेडरिक नागोर फेल्ड ऐसा कमर्शियल वेंचर, ये जो है पूरी तरह से फेलियर रहा था। इस पे इन्होंने ट्रेड स्टार्ट तो किया लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं है, कुछ एक आध सेंचुरी 70-80 साल तक इन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया। फाइनली ये फेलियर ही रहे थे। 1777 आफ्टर द डेनिश कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट, ये दिवालिया निकल गया था इस कंपनी का। सेरमपुर बिकम अ डेनिश क्राउन कॉलोनी। तो बेसिकली कंपनी बंद होकर ये क्राउन कॉलोनी बन गई थी। मतलब ये जो आपका बोला जाए डेनमार्क के जो किंग थे, उनका डायरेक्टली यहाँ पर बेसिकली कॉलोनियल फॉर्मेशन कर दिया था सेरमपुर पे, केवल यही एक सिटी थी। हाउएवर सेरमपुर कमर्शियल फेलियर वाज कंपनसेटेड बाय इट्स इमेंस सक्सेस ऑन कल्चरल फ्रंट। कल्चरल फ्रंट की बात करें तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत फैलाया। तो ये एक तरह से ट्रेडिंग में तो फेल हो गए थे, लेकिन इन्होंने कल्चरल फ्रंट पर काफ़ी जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया। मतलब क्रिश्चियनिटी को यहाँ लेकर आए, क्रिश्चियनिटी जो है स्प्रेड करी, यहाँ लोगों को बाइबल के बारे में बताया, और पूरी तरीके से ये बोला जाए एक मिशनरी सेंटर बन गया था। सिंस द ब्रिटिश बैन मिशनरी एक्टिविटीज इन देयर टेरिटरीज, ब्रिटिशर्स ने जो भी उनकी टेरिटरीज थी सेरमपुर को छोड़कर उन पर हर तरीके से मिशनरी एक्टिविटीज, मतलब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना, रिलीजियंस को फैलाना, ये सब चीजें जो है बैन करके रखी थी। इसके कारण अगर हम बोलें तो सेरमपुर बिकम अ सेफ हेवन फॉर मिशनरीज इन इंडिया। ये एक तरह की एक सुरक्षित जगह हो गई थी जहां पर मिशनरीज एक्टिविटी प्रॉपरली हो सकती थी, और साथ साथ उनके लिए एक सेफ प्लेस था जो मिशनरी एक्टिविटीज को, क्रिश्चियनिटी को, बाइबल के स्प्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा सेरमपुर। तो ये कल्चरल फ्रंट पर ये सिटी आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कल्चरल एक तरह की का मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आया। कहीं पे कॉलोनाइजेशन आया, कहीं पे ट्रेड आया, कहीं पे आर्मी में लोगों को जो है इंडियंस को स्टैब्लिश किया गया। सेम वे में इस पर्टिकुलर प्लेस पर मिशनरी एक्टिविटीज काफ़ी डोमिनेट रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1799 में 2 पर्सन थे जिनका नाम था रेवरेंड विलियम कैरी एंड 2 फेलो बैप्टिस्ट मिशनरी स्टैब्लिश अ प्रिंटिंग प्रेस इन सेरमपुर। इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस सेरमपुर में बनाई। ये जो है बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये उसी का फोटो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। ये सेरमपुर की जो है प्रिंटिंग प्रेस है उस टाइम की। यहाँ पे जो है बाइबल की कॉपीज प्रिंट होती थी। 1819 में कैरी स्टैब्लिश सेरमपुर कॉलेज, इन्होंने एक सेरमपुर कॉलेज भी स्टैब्लिश किया। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट वेस्टर्न स्टाइल हायर एजुकेशन इन एशिया। ब्रिटिशर्स ने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश किए थे, लेकिन ये एक वेस्टर्न स्टाइल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसने स्टैब्लिश किया था, तो डेन्स ने स्टैब्लिश किया था, और बेसिकली सेरमपुर में किया था। 1827 में रॉयल चार्टर जो थे किंग ऑफ डेनमार्क, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, जैसे कोफेनगन और काइल जो बेसिकली डेनमार्क में ही सिटीज थी उनके जैसे। और 1845 में डेनमार्क सीडेड सेरमपुर टू ब्रिटेन। फाइनली जो है डेनमार्क को जो है बेच दिया गया था। डेनमार्क ने ये जो अपनी सिटी थी सेरमपुर, इनको ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दी थी, देयर बाय एंडिंग द नियरली 150 ईयर्स ऑफ डेनिश प्रेजेंस इन बंगाल। तो बंगाल में इनका प्रेजेंस यहाँ से पूरी तरह समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से आपको चीज़ याद रखनी है, दे कुड नॉट एस्टैब्लिश देयर पोजीशन इन इंडिया और फाइनली सोल्ड ऑल देयर इंडियन सेटलमेंट्स टू इंग्लिश इन 1845। तो 1845 में ये बेसिकली जितने भी इनके सेटलमेंट्स थे इंडिया के अंदर सब बेचकर ये वापस चले गए। तो ये जो है मैंने ब्रीफ आपको चीज़ें बताई हैं डेन्स के बारे में, तो ये काफ़ी क्रूशियल है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्रेंच। तो ये फिफ्थ जो एक यूरोपियन कंट्री जो इंडिया आई, फ्रेंच। और बेसिकली ये भी बोला जाता है कि कुछ पार्ट्स में इंडिया में रही। बैटल ऑफ वांडीवर्ष में ये पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, लेकिन अगर आप पौंडीचेरी जाएंगे तो आज भी आपको वहाँ पे फ्रेंच कल्चर मिलेगा। पौंडीचेरी अगर अब उसका नाम पुडुचेरी हो गया है, बेसिकली देखा जाए तो 4 जगह पे है पुडुचेरी आज की डेट में इंडिया में। माहे जो है ये बेसिकली केरला के पास पड़ता है, यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है। मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में ये बताया हुआ है, आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि
जो मैंने इंडिया के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ये चीज़ें कवर की थी, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा उस चीज़ को। यहाँ पे हम लोग समझेंगे फ्रेंच का क्या रोल रहा, इनका अराइवल कैसा रहा, कैसे फेलियर है। तो इनमें सबसे अगर हम बात करें अराइवल ऑफ द फ्रेंच, तो फ्रेंच वेयर द लास्ट यूरोपियन पीपल टू अराइव इन इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार प्री के हिसाब से आता है, तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है कि हु वेयर द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू अराइव इन इंडिया, तो उसमें आप याद रखेंगे फ्रेंच थे जो 1664 में आए थे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 एडी, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय किंग जो थे वो लुई 16 थे फ्रेंच के। ये लुई 16 जो है, आप जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये लुई 16 के बाद ही जो लुई की फैमिली थी उसी में आप फ्रेंच रेवोल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि वहाँ पर जो सिस्टम था, ये किंग्स में जो थी एक तरह की डिवाइन पॉलिसीज़ जो उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखी थी, वही आगे चलकर फेलियर्स रही थी। उनको जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो चीज़ें बताऊंगा। तो ये लुई 16 का नाम जो है आपको फिर से आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो आप अभी इंडिया के टर्म्स में याद रखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फॉर्म किया था वो किस रूलर के टाइम किया गया था, तो लुई 16 के टाइम किया गया था टू ट्रेड विद इंडिया। और इन 1668 फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। एंड 1669 स्टैब्लिश अनदर फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री थी। 1673 द मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल अलाउड द फ्रेंच टू सेट अप अ टाउनशिप एट चंदर नागौर, इन्होंने बंगाल में भी एक जो है टाउनशिप बनाई जिसको चंदर नागौर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पौंडीचेरी और फ्रेंच कमर्शियल ग्रोथ, तो 1674 में फ्रेंच ऑब्टेन अ विलेज कॉल्ड पौंडीचेरी, और ये किससे जीता था इन्हें, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। जैसे कि आपका फ्रांसिस डी अल्मीड़ा ने गोवा जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर से लिया था, वैसे ही आपका फ्रेंच ने सुल्तान ऑफ बीजापुर से पौंडीचेरी लिया एंड फाउंडेड अ थ्राइविंग सिटी ऑन इट, लेटर बिकम अ मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। और आज भी आप जाएंगे तो वहाँ फ्रेंच कल्चर मिलेगा, तो आज भी जो है वो पौंडीचेरी एक तरह का फ्रेंच कॉलोनीज ही है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप इट्स ट्रेड सेंटर बास्टियंस माहे, ये पुडुचेरी केरला के पास वाला है, कराईकल तमिलनाडु, बलासोर कासिम बाजार ये वेस्ट बंगाल में है। और फ्रेंच केम टू इंडिया मेनली विद अ पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड फ्रॉम देयर अराइवल until 1741 AD, the objective of French, like those of British, were purely commercial. इनके भी शुरू में कमर्शियल ही थे। The French East India Company took hold of Yanam, Yanam ये आंध्र प्रदेश में है, 1723 AD, माहे on Malabar coast in 1725 AD, और कराईकल इन 1739 AD। तो ये बेसिकली इनकी कॉलोनी बन गई थी। पहले ये कमर्शियल पर्पज से आए थे, फिर इन्होंने जो है एनेक्सेशन का काम किया था। So as we know, French were the last to come in India in search of trade opportunities. In 1668, French East India Company established their factory in Surat, Gujarat. और like English, French also start trying to gain political dominance in southern India. जैसा मैंने आपको बताया कौन कौन से सेंटर्स थे। As a result, there was a continuous rivalry between English East India Company and French East India Company. ऐसे भी देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर में भले एक दूसरे का साथ दिया फ्रांस और ब्रिटेन ने, लेकिन ये आपस में लड़ते ही रहे हमेशा। लेकिन जर्मनी का जो हिटलर के टाइम इन दोनों ने ट्रीटी कर ली थी, इन दोनों के हिटलर के डर से, वो एक मिलता है आपको हिस्ट्री में कि दोनों कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस अच्छे हुए थे, लेकिन ये हमेशा ही इनके रिलेशंस ख़राब रहे, और इंडिया में तो खासकर रहे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत बड़ी राइवलरी थी। और जैसे कि इनका यूरोप में एक दूसरे से वॉर था, वैसे ही इंडिया में भी था। और राइवलरी वेंट ऑन फॉर मेनी ईयर्स एंड 3 लॉन्ग बैटल्स इनमें हुए थे, जिसको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहा जाता है। अभी ब्रिटिशर्स जब हम पढ़ेंगे तो इन वॉर्स को भी डिटेल में समझेंगे। फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 1744 से 1763 के बीच में ये लगातार लड़ते रहे हैं। और ये 3 बैटल्स हुई हैं विद द एम ऑफ अटेनिंग कमर्शियल एज वेल एज टेरिटोरियल कंट्रोल। तो ये आपस में इसी की टेरिटोरियल और कमर्शियल इंटरेस्ट इनके बने रहे, इसके लिए लड़ रहे थे। द फ्रेंच ड्रीम ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ ओवर इंडिया केम टू एन एंड विद देयर डिफीट इन बैटल ऑफ वांडीवॉश। ये बैटल ऑफ वांडीवॉश 1763 के अराउंड जो है इनके पूरे जो ड्रीम्स थे वो चकनाचूर हो गए थे, और फाइनली इनको जो है पौंडीचेरी तक कन्फाइंड कर दिया गया था। और आफ्टर डिफीटिंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नो राइवल इन इंडिया, और इनको हराने के बाद इंग्लिश के अगेंस्ट कोई भी फ्रेंच जो बोला जाए फॉरेन पावर्स नहीं बचे थे, और फ्रेंच जो हैं वो केवल कन्फाइंड हो गए थे नियर बाय पौंडीचेरी। जो पौंडीचेरी की अलग अलग कॉलोनीज है वहीं तक ये सीमित रह गए। जैसे कि पोर्टुगीज रहे आपके गोवा दमन दीव वाले रीजन में, सेम जो है आपका फ्रेंच जो रहे वो पौंडीचेरी पुडुचेरी वाले रीजन्स में रहे। और ये भी जो है 1954 में इंडिया से बाहर गए, और देखा जाए तो पोर्टुगीज जो है 1961 में गए थे।
तो ये जो है जितने भी पावर्स थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सभी कंट्रीज बाहर चली गई, लेकिन आपका ऐसा क्या खास था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई। तो उसके मैंने कुछ रीजंस बताए, इनको भी देख लेते हैं। तो द मेन रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर अदर यूरोपियन राइवल्स वेयर इट वाज लेस कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं था। आप बोलेंगे कि फिर जो हमारे यहाँ क्राउन रूल स्टार्ट हुआ उसमें तो पूरी तरह से जो ब्रिटिश क्राउन का रोल आ गया था और एक क्राउन, एक ब्रिटिश इंडिया ही फॉर्म हो गया था। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं था। जब क्राउन इंडिया यहाँ पे स्टैब्लिश किया, रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया, उसके बाद ये 1857 के बाद बेसिकली देखा जाए तो इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने पूरी तरह से होल्ड लिया था। तो अगर देखा जाए तो ये लोग आ तो गए थे 1600 में, लेकिन 1857 तक तो ये कमर्शियल जैसा काम कर रहे थे, कंपनी जैसा काम कर रहे थे। इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा रेगुलेशन नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा जो एक रीज़न था कि ये लेस कंट्रोल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो इनके पास फ्री हैंड था, कंपनीज के पास काफ़ी पैसा था। दूसरी कंपनीज के साथ दिक्कत ये थी कि वो गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी डोमिनेट करती थी, उनकी सैलरीज कम थी, तो वो यहाँ पे स्मगलिंग करते थे, यहाँ पे वो करप्शन करते थे अपने चीज़ को करने के लिए। और देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो ऐसा था कि यहाँ पे जो लोग आते थे, अगर वो 4 साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर लेते थे, 5 साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर लेते थे, तो वो तो रिटायरमेंट लेकर वापस ब्रिटेन चले जाते थे और पूरी लैविश लाइफ जीते थे। इतना पैसा था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी काफ़ी सक्सेसफुल थी, मोनोपोली भी थी। इसके अलावा साउंड फाइनेंशियल कंडीशन, इनकी फाइनेंस कंडीशन बहुत बेटर थी। नेवल सुप्रीमेसी और नेवी भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नेवी जो रही है वो ब्रिटेन की बहुत पावरफुल रही। नेपोलियन के हारने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उसने जो है ब्रिटेन्स को जो एक तरह से बोला जाए कि हल्के में आंक लिया था कि, और नेवी ही उसको सबसे बड़ी जो है दिक्कत में डाल गई थी। और नेपोलियन का जो आर्मी थी वो काफ़ी मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छा लीडर था, इन्फ्लुएंसर भी था, लेकिन नेवी के कारण वो हारा। और यहाँ पे भी देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो रहा नेवल सुप्रीमेसी रहा। इनके पास स्किल लीडर्स भी थे जो कि बाकी लोगों में भी थे, लेकिन उनमें करप्शन हो जाता था, आपस में ही एक तरह की राइवलरी हो जाती थी। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि दूसरी कंपनी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो दीज आर द रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीक्वेंस ऑफ अराइवल्स यहाँ पे मैंने बताया है, इसको आप देख लेंगे। तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड बाय वास्को डी गामा, ईयर 1498 में अराइवल हुआ इनका। कोचिन में ये 1510 से 1530 तक रहे। फिर ये गोवा में कन्फाइंड हो गए 1530 से 1961 तक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई। ईस्ट कोस्ट कोरोमंडल, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, बंगाल पर इन्होंने रूल किया, मतलब वहाँ से इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, हेडक्वार्टर्स थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में सूरत में स्टैब्लिश हुई। फिर बॉम्बे जो है इनको दहेज में मिला था पोर्टुगीज से। ईस्ट कोस्ट जो था उसमें मसूलीपट्टनम और मद्रास बेसिकली रहा। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी और फ्रेडरिक नागौर सेरमपुर बंगाल इनका सेंटर रहा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, सूरत और पुडुचेरी, ये सूरत में 1668 से 1673 तक रहे थे, ब्रिटिशर्स ने इनको हटा दिया था वहाँ से। और ये फाइनली कन्फाइंड रहे 1673 से 1954 तक, तो ये ब्रिटिशर्स के बाद गए हैं। आज भी जो मैं बता रहा हूँ पुडुचेरी में आपको फ्रेंच कल्चर मिलेगा। तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ द अराइवल्स। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसकी मैं समरी शीट बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे गेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस ओवर द कंट्री। और पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट यूरोपियंस। ये क्वेश्चन आता है कि कौन फर्स्ट थे, तो पोर्टुगीज थे जो इंडिया आए व्हेन इन 1498। और वास्को डी गामा ने जो है डायरेक्ट सी रूट ट्रैवल की जो है डिस्कवर किया था। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता रहा हूँ, एक इबन माजिद या अब्दुल माजिद का नाम आता है कि उसकी हेल्प से वास्को डी गामा इंडिया आए थे। एक ये गुजराती जो था एक बिजनेसमैन था, उसकी हेल्प से इन्होंने जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से इंडिया आए। डच जो पीपल ऑफ नीदरलैंड है केम टू इंडिया एंड फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्रा 1605 में। 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट से और वॉज ऑथराइज बाय Queen Elizabeth to carry exclusive trade in the East. 1615 में the company was allowed to freely trade all over Mughal Empire और French were the last to come in India in search of trade opportunity। 1668 में French East India Company establish हुई और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत गुजरात में हुई थी। French dream of political dominance over India came to an end with their defeat in the Battle of Wandiwash 1763। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि हर टॉपिक के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ आ भी
सकते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, और अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने उनमें इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने यूरोपियंस को इंडिया को अट्रैक्ट किया। तो इसमें आपने बहुत सारी रीजंस मैंने आपको बताए। जो वीक जो वास्ट वेल्थ थी इंडिया की, वो एक बहुत जो है बड़ी चीज़ रही। हैवी डिमांड ऑफ इंडियन कमोडिटीज़, नेविगेशन टेक्नोलॉजीज होने के कारण ये लोग आ पाए। एक्सपेंशन मार्केट का जो था वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कॉलोनियल ऑक्यूपेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री बाय नॉन ब्रिटिश यूरोपियन पावर्स अफेक्ट द लोकल इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो ये जैसे मैंने कल्चर अभी बात करें तो जैसे कल्चर में डेनिस में हमने बात करी कि उन्होंने जैसे क्रिश्चियनिटी फैलाने का बहुत काम किया, बाइबल प्रिंटिंग होती थी यहाँ पे, तो इस तरह से कल्चर को इफेक्ट किया दूसरी कॉलोनीज ने। अगर वहीं पे अगर हम बात करें पोर्टुगीज़ की, तो पोर्टुगीज़ ने भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में जो है स्टैब्लिश करी थी, जैसे क्रिश्चियनिटी को वो भी लेकर आए, प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए, स्कूल को स्टैब्लिश किया, टोबाको लेकर आए, फ्रूट्स लेकर आए, वेजिटेबल्स लेकर आए, जैसे आज आप टोमेटो, पोटैटो ये खाते हैं, पाइन एप्पल खाते हैं, चिलीज़ खाते हैं, ये सब जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली पोर्टुगीज़ का है। तो ये अदर देन ब्रिटिशर्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि कॉलोनियल एक्सपेंशन में ये चीज़ें इन्होंने करी हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, कि जो डिस्कवरी ऑफ सी रूट रही उसका बहुत बड़ा रोल रहा, इसके कारण जो है आपके अलग अलग तरह की चीज़ यहाँ पर डेवलप हुई हैं। तो अगर इस सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो कॉलोनियल एक्सपेंशन जो ऑक्यूपेशन हुआ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री बाय नॉन ब्रिटिश, उसने जो है बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी। जैसे इम्पैक्ट ऑफ पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन की बात करें तो इन्होंने जैसे गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, मुंबई पोर्ट जो है इस्टेब्लिश किया था, जो कि बाद में इन्होंने ब्रिटिशर्स को दहेज में दे दिया था। ये साथ में जो है कैनन्स लेकर आए थे, तोप लेकर इंडिया आए थे। दे आर फर्स्ट इन गेनिंग मोनोपोली ओवर ट्रेड। जैसे पोर्टुगीज़ की बात करें, यही तो सबसे पहले आए, 100 साल तक यही रहे, इन्होंने ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली करी, इन्होंने मिलिट्री इन्वोकेशंस किए। साथ साथ 17th सेंचुरी के अराउंड जो है सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ फ्लरिश्ड हुए गोवा में, और ये जो है एक ट्रेड सेंटर के रूप में जो है ज्वेलिंग, एम्बेडिंग ज्वेल्स में बहुत आगे रहा। इसके अलावा रिलीजियस परसिक्यूशंस हुए, इनने कई तरह के जो बोला जाए कि यहाँ के लोकल लोगों को फोर्स्ड मैरिज करना स्टार्ट कर दी थी, वो भी एक तरह का आप रीजंस में लिख सकते हैं कि ये नॉन ब्रिटिश यूरोपियन पावर्स ने इस तरह से लोकल इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स को इफेक्ट किया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पोर्टुगीज की बात करें तो इनके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं पोर्टुगीज के, तो ये स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन दी मलाबार कोंकण कोस्ट में किया। मिशनरीज लाइक सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर रुडलॉफ, फादर मॉन्स्ट्रेट, इन्होंने बहुत जो है रोल प्ले किए हैं क्रिश्चियन फेथ के अंदर। इसके अलावा पोर्टुगीज ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया, और जो बाइबल जो थी वो भी प्रिंट होना स्टार्ट हुई थी कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट पोर्टुगीज को जाता है, तो वो भी पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर डिक्लाइंस ऑफ यूरोपियंस, कि कौन कौन से रीजंस रहे डिक्लाइन होने के, तो इनके वीक रूलर्स रहे, इनकी ट्रेड एक तरह से स्मगलिंग जो पॉलिसीज रही, इनकी एक तरह से राइवलरी विद ब्रिटिशर्स रही। इसके अलावा जो है जो एक कंप्लीट इमरजेंस जो था इनका, वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा जो ब्रिटिशर्स को फ़ायदा दे गया, वो ये था कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, इनको कम सैलरीज मिलती थी, इनके डिसीजंस जो थे वो पेंडिंग थे। तो ये आप रीजंस में बता सकते हैं, मैंने सभी पॉइंट्स बताए हुए हैं आपको। एंड व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या आया है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, जैसे टोबाको का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फ्रूट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो होप ये आपको फर्स्ट चैप्टर समझने आया होगा। किसी भी तरह के कोई डाउट है तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन UPSC Next at Instagram एज वेल एज दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं इस लेक्चर की, आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी इस नंबर पे। कोई तरह के आपको इसमें से अभी जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स में भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से स्प्रेड करिए। आप फर्स्ट टाइम हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।